मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं, की सहायता से अब आपके बच्चों की छुपी हुई क्षमताएं भी जागृत हो सकती हैं। अब आपके बच्चों के लिए भी उनके आईक्यू लेवल और छठी ज्ञानेंद्री का अधिकतम प्रयोग कर पाना संभव होगा। वैसे तो इस कोर्स के बाद हमें बच्चों में सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास देखने मिलता है, पर प्रमुख रूप से इस कोर्स के बाद बच्चों की स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास बढ़ जाता है, पढ़ने एवं सीखने की क्षमता तीव्र होती है, भावनात्मक संतुलन एवं स्थिरता आती है, भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित होता है, आभासी क्षमताओं का तीव्र गति से विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है, छठी ज्ञानेंद्री जागृत एवं विकसित होती है, मस्तिष्क के दोनों भाग समान रूप से सक्रिय होते हैं, ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता आती है, ध्यान की उच्च अवस्था में ठहरने की क्षमता आती है। और ध्यान की उच्च अवस्था वो स्थिति होती है जिसमें दिमाग अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग कर पाना सीखता है और बच्चों को बंद आंखों से भी दिखाई देना संभव हो जाता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद बच्चे आंखों में पट्टी बांधकर बंद आंखों से भी खुली आंखों की तरह ही आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, योग और विज्ञान के अद्भुत संगम से निर्मित इस अविश्वसनीय कोर्स से ये संभव है और अब इसका लाभ आप भी ले सकते हैं और दे सकते हैं अपने बच्चों को उनकी जिंदगी का सर्वोत्तम उपहार, मस्तिष्क की क्षमता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दिमाग की क्षमताएं असीमित हैं। हमारे दिमाग का निर्माण लगभग 1 खरब न्यूरॉन्स के अद्भुत समन्वय से होता है। आप जानते हैं 1 खरब न्यूरॉन्स मतलब कितना? अगर हम एक न्यूरॉन को गिनने में 1 सेकंड लगाएं तो गणना के अनुसार आपको अपने मस्तिष्क की संपूर्ण सेल्स गिनने में लगभग 3171 साल लगेंगे। मानव जाति के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने भी अपने मस्तिष्क का केवल 14% ही उपयोग किया है। साधारण रूप से हम अपनी पूरी जिंदगी में केवल 9 से 10% मस्तिष्क का ही प्रभावी रूप से उपयोग कर पाते हैं। आज हम अपने आसपास जो भी विकास देख रहे हैं, चाहे वो हमारे हाथ में चल रहे स्मार्टफोन हो या दुनिया का चक्कर काट रहे सैटेलाइट्स, ये सब मानव मस्तिष्क के केवल 14% उपयोग की ही देन है। जरा सोचिए, क्या आज तक हमने प्रकृति के इस अनुपम उपहार का अधिकतम प्रयोग करने का विचार भी किया? धार्मिक लोक कथाओं और ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं का वर्णन किया जाता रहा है, जिन्हें अलग अलग तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त था। जैसे इंद्र देवता को जल तत्व पर नियंत्रण प्राप्त था और अग्नि देवता में अग्नि तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति थी। ये हमारे बीच के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मस्तिष्क का सामान्य से कुछ अधिक प्रयोग करना सीख लिया और उन्हें किसी तत्व विशेष पर नियंत्रण प्राप्त हो गया और कालांतर में उन्हें देवताओं की संज्ञा दे दी गई। इसी तारतम्य में यदि हम उन महामानवों की बात करें जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं, जैसे महादेव भगवान शंकर, ये मानव जाति के इतिहास के ऐसे काल पुरुष हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क पर 100% नियंत्रण पाया। परिणाम स्वरूप उनके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी अज्ञात एवं असंभव नहीं रह गया। हो सकता है आपको मेरी बातें काल्पनिक लगें, लेकिन विचार करें और आज के ज्ञात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें, क्या कारण है, वो कौन सी शक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप हम जन्म के बाद चमत्कारिक रूप से विकास के एक पूर्व निर्धारित क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या आपने विचार किया कैसे और क्यों? हर मनुष्य का दिल 1 मिनट में ठीक 72 बार धड़कता है। क्यों हमारी सांसें अपने आप एक निर्धारित गति से चलती रहती हैं? कैसे हमारा दिमाग हमें सपने दिखाता है? कैसे कोई खुशबू हमें पुरानी यादों की ओर ले जाती है? क्या ये सब बस एक संयोग है? जी नहीं, ये सब नियंत्रित होता है हमारे मस्तिष्क रूपी सुपर कंप्यूटर की सहायता से, जिसकी ताकत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए तो हम जन्म से मृत्यु तक की उन सभी प्रक्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जो इसकी देन है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है? मानव जाति एवं मानव विकास का अभी तक का अध्ययन हमें यही बताता है कि यदि सही दिशा में निरंतर और अथक प्रयास किया जाए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन मस्तिष्क की छुपी हुई क्षमताओं के उपयोग का प्राथमिक स्वरूप है। यह ध्यान की क्षमताओं के चमत्कार का छोटा सा प्रयोग है जो कि बड़े परिणाम लाता है। साथ ही हमें यह बताता है कि अगर हम मस्तिष्क पर नियंत्रण करना सीख गए तो हमारी जिंदगी से असंभव शब्द को खत्म किया जा सकता है और जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बुद्धि का मापन हम IQ लेवल के रूप में जानते हैं और हमारा IQ लेवल 14 वर्ष तक की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है, मगर इसके उपयोग का प्रतिशत हमारे वातावरण और हमारे द्वारा मस्तिष्क से लिए जा रहे कार्य पर निर्भर करता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी कार की अधिकतम गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है, मगर हमारे देश की सामान्य ड्राइविंग की स्थिति में आप उससे ज्यादा से ज्यादा 50, 55 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही प्राप्त कर सकते हैं और उसकी बाकी की क्षमता वर्तमान स्थिति में हमारे लिए बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही सामान्य स्थिति में हमारे मस्तिष्क का अधिकतम 9 से 10% एवं हमारी बुद्धि की क्षमता अर्थात हमारे IQ लेवल का हम 50 से 60% ही उपयोग कर पाते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कार्यशाला में हम हमारे मस्तिष्क का व्यवस्थित और बेहतर तरीके से प्रयोग करना सीखते हैं और निरंतर प्रयास से बुद्धिमत्ता का उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर आने लगती है। परिणाम स्वरूप हमारे बच्चों के जीवन से असंभव शब्द मिटने लगता है और उनका एकेडमिक प्रदर्शन धीरे धीरे सुधरने लगता है और उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कार्यशाला का स्वरूप एवं चरण। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कार्यशाला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर अत्यंत प्रभावी होती है। एक्टिवेशन के कोर्स की अवधि 2 माह की होती है। एक्टिवेशन के लिए कोर्स शुरू होने पर प्रथम 2 दिन 7 से 8 घंटों की क्लास में बच्चों को आना होता है। बच्चों के एक्टिवेशन का परिणाम हमें दूसरे दिन ही दिखाई देने लगता है, अर्थात बच्चों का दिमाग एक्टिवेट होने लगा है। इसे पता करने के लिए हम ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी की सहायता लेते हैं, जिसमें बच्चे आंखों में पट्टी बांधकर ध्यान की अवस्था में रंगों को पहचानने में सक्षम होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो न केवल आंखें बंद करके रंगों को ठीक तरीके से पहचान पाते हैं, बल्कि आसानी से बंद आंखों से लिखने, पढ़ने, साइकिल चलाने और टीवी देखने जैसे कार्यों में भी निपुण हो जाते हैं। मतलब वो बंद आंखों से भी खुली आंखों की तरह ही देखने लगते हैं। इससे संबंधित बहुत से वीडियो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बंद आंखों से देख पाना केवल इस बात का प्रमाण होता है कि बच्चा कार्यशाला में सिखाई गई ध्यान की विधियों में निपुण हो रहा है। वो ध्यान की उच्च अवस्था में जाने के साथ ही अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने दाएं एवं बाएं मस्तिष्क का प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है। 2 दिन के एक्टिवेशन के बाद बच्चों का न्यूनतम 2 माह तक सप्ताह में एक बार 3 से 4 घंटों के लिए अभ्यास सत्र में आना जरूरी होता है, जहां प्रशिक्षक उनकी प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें ध्यान की विधियों का अभ्यास कराते हैं। इस बीच घर पर भी अभिभावकों की सहायता से प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अभ्यास करना होता है, जिससे धीरे धीरे मस्तिष्क की कार्यक्षमता में वृद्धि होने लगती है। बंद आंखों से दिखाई देने के कारण, जैसा कि हमारा अभी तक का अनुभव रहा है कि देखने के लिए आंखों का होना आवश्यक है, या आंखें ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से हमारे लिए देखना संभव हो पाता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सच है कि आंखों से हम देखते हैं, मगर यह पूरा सच नहीं है। हमारे बाहरी वातावरण में चीजों को देखना या समझना हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाई जा रही सूचनाओं पर निर्भर करता है, और ज्ञानेंद्रियां धोखा भी खा सकती हैं। इसलिए कई बार हमारे द्वारा देखी, सुनी या महसूस की गई बातें भ्रम भी हो सकती हैं। जरा सोचिए, जब हम सपने देख रहे होते हैं तो उस समय हमारी आंखें पूरी तरह से बंद होती हैं,
मगर फिर भी हम न केवल सपने देख पाते हैं, अपितु कई बार उनका स्पष्टता से वर्णन भी कर पाते हैं। सपने हमें डरा सकते हैं, सपने हमें रुला सकते हैं, सपने हमें खुश या फिर दुखी भी कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर हम विचारों में खोए हुए अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस अवस्था में हमारी आंखें तो खुली होती हैं, मगर हमारा दिमाग हमारे विचारों को देख रहा होता है और हम आंखें खुली होने के बाद भी बहुत सी उन घटनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं जो उस वक्त हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं। फिर उस बारे में पूछे जाने पर हमारा जवाब होता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। देखने की प्रक्रिया में आंखें एक सहायक अंग के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें हमारी आंखों के कॉर्निया से प्रवेश करके लेंस से गुजरती हुई रेटिना तक पहुंचती है, जहां ऑप्टिक नर्व की सहायता से प्रकाश की संवेदनाओं को मस्तिष्क के ऑक्यूपिटल लोब तक पहुंचाया जाता है और अंतिम रूप से वास्तव में देखने की प्रक्रिया यहां पूरी होती है। अगर हम किसी अन्य माध्यम से इन संवेदनाओं को ऑक्यूपिटल लोब तक पहुंचा दें, जैसा कि हमारा दिमाग हमारे सपनों में या हमारे विचारों में खोए रहने की स्थिति में करता है, तो भी हम आसानी से चीजों को देख पाएंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया में हम ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच पाते हैं, जिससे हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और इससे मेलेटोनिन एवं सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होने लगता है और ये हार्मोन हमें हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही हमारी आभासी क्षमताओं को जागृत कर देते हैं, जिससे मस्तिष्क का ऑक्यूपिटल लोब संवेदनाओं को अन्य माध्यमों से सीधे ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है और बंद आंखों से भी देख पाना संभव होने लगता है। कैसे पूरी होती है कार्यशाला में एक्टिवेशन की प्रक्रिया? हमसे अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बच्चे 8 घंटे तक निरंतर क्लास में रह पाएंगे? वो इतनी देर तक क्या करेंगे? उनको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं होगी? वगैरह वगैरह। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि लगभग 8 घंटों तक चलने वाली कार्यशाला 2 चरणों में पूरी होती है और प्रत्येक चरण लगभग 3.5 से 4 घंटों का होता है। इस बीच बच्चों का लंच ब्रेक भी होता है। सर्वप्रथम हम बच्चों को कार्यशाला के विषय में विस्तार से बताते हैं, फिर प्रार्थना के बाद कार्यशाला शुरू की जाती है। प्रथम चरण में वार्म अप के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मस्तिष्क का दायां भाग हमारे शरीर के बाएं भाग को और हमारे मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है और हर व्यक्ति का कोई एक भाग ज्यादा सक्रिय होता है। यही कारण है कि हमारा कोई एक हाथ सभी कार्यों को अधिक निपुणता से कर पाता है, जबकि दूसरा हाथ अपेक्षाकृत कम निपुण होता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अगले चरण में हम मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं भाग को समान रूप से सक्रिय करने के लिए ब्रेन जिम कराते हैं, जो कि बच्चों को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट घर पर भी करनी होती है। फिर हम ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग कराते हैं। प्रत्येक प्रयोग 10 से 15 मिनट का होता है, जिससे हमें मस्तिष्क को एकाग्र करने एवं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगले चरण में हम आंखों से संबंधित व्यायाम कराते हैं, जिससे आंखों की कार्य क्षमता बढ़ती है और ध्यान की प्रक्रिया के दौरान वो आसानी से विश्राम की अवस्था में जा पाती हैं। जब आंखें जागृत अवस्था में संपूर्ण विश्राम प्राप्त करती हैं, तभी हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो पाती हैं। इसके बाद मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने हेतु कुछ पजल्स और गेम खिलाए जाते हैं, जिससे संपूर्ण मस्तिष्क सक्रिय हो उठता है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की स्थिति में आ जाता है। इस बीच मनोरंजन और कार्यशाला में सहभागिता बढ़ाने के लिए बच्चों की रुचि के अनुसार कुछ डांस वगैरह भी कराए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क से अलग अलग कार्यों के दौरान अलग अलग ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन होता है। जब हमारा मस्तिष्क किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है या पढ़ाई या याददाश्त के उपयोग से संबंधित कार्य कर रहा होता है, तो उस समय उससे जो ध्वनि तरंगें उत्सर्जित होती हैं, उन्हें गामा तरंगें कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम सचेत अवस्था में होते हैं या अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो उस समय हमारे मस्तिष्क से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हें बीटा वेव्स कहा जाता है। और जब हम
शारीरिक रूप से आराम की अवस्था में होते हैं और कहीं कल्पनाओं में रहते हुए अपने मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क से उत्सर्जित होने वाली तरंगों को अल्फा तरंगे कहा जाता है। और जब हम जाने या अनजाने में गहरी ध्यान की अवस्था या ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारा चेतन मन पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है और अवचेतन मन स्वप्न देख रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क से उत्सर्जित होने वाली तरंगों को थीटा तरंगे कहा जाता है। थीटा तरंगों के उत्सर्जन के दौरान ही हमें कभी कभी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और हमारी छठवीं ज्ञानेंद्रिय पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उस समय हमारा मस्तिष्क डेल्टा तरंगों का उत्सर्जन कर रहा होता है। अगले और अंतिम चरण में संपूर्ण ध्यान की अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास कराते हुए कुछ विशेष संगीत की धुनें सुनाई जाती हैं। इन धुनों में अल्फा और थीटा तरंगे होती हैं। ये तरंगे हमारे मस्तिष्क से ध्यान की उच्च अवस्था या फिर गहरी नींद की अवस्था में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती हैं, मगर हमारे सुनने की क्षमता सीमित होने के कारण ये हमें सुनाई नहीं देती। इन विशेष तरंगों का प्रसार बाहरी माध्यम से करके मस्तिष्क को ध्यान की उच्च अवस्था में लाने का हम निरंतर अभ्यास कराते हैं। इसके पश्चात सभी प्रतिभागी ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर अपने मस्तिष्क का अधिकतम प्रयोग करना सीख पाते हैं। उपरोक्त सभी चरणों को 2 दिन की कार्यशाला के दौरान प्रतिदिन 2 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग आयामों में किए गए क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की क्षमताओं में क्रमशः वृद्धि होने लगती है और वो अपना उच्च प्रदर्शन देते हुए असंभव से लगने वाले कार्यों को भी आसानी से करने में सक्षम होने लगते हैं और हम हमारे मस्तिष्क की छुपी हुई क्षमताओं को जागृत कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस कोर्स के बाद हमारे बच्चे कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करने लगे हैं। वो कक्षा और स्कूल की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे हैं। अब उन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता। अब उन्हें खुलकर भूख लगती है। अब वो आसानी से किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो गए हैं। वो क्लास में पढ़ाए हुए विषयों को आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं और जैसे जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स पूरा होता है उनका व्यक्तित्व दिन पर दिन निखरता जाता है और अंतिम परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट में उनके आईक्यू के स्तर के अनुरूप 5 से 15% तक का इंप्रूवमेंट हो चुका है।